नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। 28 जनवरी वो तारीख जब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक दुखद हादसे में निधन हो गया। दरअसल बारामती में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो जा रहे थे, जहां उनका जो विमान है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुल मिलाकर 5 लोग इस विमान के अंदर सवार थे। लेकिन अजीत पवार का जिस तरीके से निधन हुआ, उसके बाद कई सवाल अब महाराष्ट्र की राजनीति और एनसीपी को लेकर हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जिस पद पर खुद अजीत पवार वर्तमान में थे, डिप्टी सीएम की जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उस पद पर एनसीपी की ओर से, पार्टी की ओर से अब किस चेहरे को आगे किया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि एनसीपी उस दौर से गुजरी है जहां पर फैक्शन हुआ। शरद पवार जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया था, और उसके बाद अजीत पवार जो है उस पार्टी को आगे लेकर बढ़ते हैं। असली एनसीपी अजीत पवार के गुट को माना जाता है। लेकिन अब अजीत पवार का जाना न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर गया है, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का भविष्य आखिर अब किस ओर जाएगा, किस ओर झुकेगा, इसे लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। चर्चाएं कई हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जो धर्म पत्नी है वो अब जिम्मेदारी संभालती हुई नजर आएंगी। ये भी चर्चाएं आई कि वो डिप्टी सीएम हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में आखिर अब मुख्य चेहरा कौन होगा, इसे लेकर भी कई चर्चाएं हैं। उनके बेटों का भी नाम चल रहा है। इसके अलावा प्रफुल्ल पटेल की भी नाम की भी जो है वो चर्चाएं हैं। लेकिन क्या पार्टी एक बार फिर से विलय की ओर जाएगी, इसे लेकर भी दावे हो रहे हैं। होगा क्या, वास्तविकता आखिर किस ओर जाती हुई दिखती है, तमाम संभावनाएं क्या कुछ हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं। समीर चौगावकर जी हमें यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, बहुत स्वागत है आपका। समीर जी, एक दुखद घटना, दुखद हादसा, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को हमने खो दिया। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर एक बड़ा वैक्यूम जो है वो नजर आता है। एनसीपी के भविष्य को हम आपके जरिए समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जिस पद पर वो थे, डिप्टी सीएम की जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उसमें चेहरा कौन होगा, ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। इस वैक्यूम को लेकर, उस चेहरे को लेकर आपके जहन में अभी क्या समझ में आता है? देखिए सुमित, अभी महाराष्ट्र की राजनीति अगर आप देखेंगे अजीत पवार के निधन के बाद, तो अभी कई चीज उसके अंदर मोड़ आना बाकी है। देखिए, दो तरीके से नुकसान हुआ है। एक तो अजीत पवार सरकार के उप मुख्यमंत्री थे, सरकार की दृष्टि से ये नुकसान हुआ है। और दूसरा, ये एनसीपी पार्टी के वो प्रमुख थे, सर्वे सर्वा वही थे, पार्टी के वो अध्यक्ष थे, विधायक दल के लीडर थे। अब सबसे बड़ी दो स्तर पर समस्या है पार्टी और सरकार के सामने, कि सरकार में कौन आएगा अजीत पवार के अब्सेंस में। क्या सुनीता पवार जो राज्यसभा की सांसद है वो वहां पर उप मुख्यमंत्री बनकर आएगी और राज्यसभा की सीट खाली करेगी? तो फिर जो सुनीता पवार राज्यसभा की सीट खाली की, वहां पर राज्यसभा कौन जाएगा? क्या वहां पर पार्थ पवार राज्यसभा जाएंगे जो उनके बेटे हैं, या सुनीता पवार ये करेगी कि भाई मैं दिल्ली की राजनीति में कंटिन्यू करती हूँ, मेरे पास राज्यसभा के भी मैं सांसद हूँ, मैं राज्यसभा में रहूंगी और प्रदेश की पॉलिटिक्स में मैं अपने बेटे पार्थ पवार को एक्टिव करूंगी। देखिए, अजीत पवार की इच्छा थी कि उनका बेटा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हो, और इसी पर उन्होंने अपने पत्नी को राज्यसभा भेजा था। वो चाहते थे कि भविष्य में उनका बेटा प्रदेश की राजनीति कंटिन्यू करेगा महाराष्ट्र की। देखिए, दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ बचा नहीं है। एक सांसद बन जाने से आप दिल्ली की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और पवार परिवार का जो दबदबा रहा वो महाराष्ट्र की लोकल राजनीति में रहा है। जैसे ठाकरे परिवार का दबदबा महाराष्ट्र की लोकल राजनीति में रहा है, वैसे ही पवार परिवार का दबदबा महाराष्ट्र की लोकल राजनीति में रहा है। तो उनके लिए सबसे बड़ी अभी चुनौती जो है कि वो जो इनके 41 विधायक है वो उनके साथ बने रहे, उनके 9 कैबिनेट मंत्री है अभी प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वो उनके साथ बने रहे। उनके पास 2 लोकसभा के, 1 लोकसभा का सांसद है और राज्यसभा के 2 सांसद हैं। तो मुझे लगता है कि अभी सारी चर्चाएं होंगी, और सिर्फ ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ही नहीं तय करेंगे कि उनका भविष्य क्या है, सुनीता पवार। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें भी अब बड़ी भूमिका निभाने वाली है। दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि क्या शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी का विलय हो जाए, तो फिर उसमें सत्ता का हस्तांतरण कैसा होगा, सुनीता पवार की क्या भूमिका होगी, सुप्रिया सुले की क्या भूमिका होगी। शरद पवार का राज्यसभा का कार्यकाल अभी खत्म हो रहा है, आखिरी सत्र है, तो क्या अप्रैल के लिए शरद पवार को फिर राज्यसभा भेजा जाएगा? क्या वित्त मंत्रालय, जो इतना बड़ा मंत्रालय अजीत पवार के पास था, वो 11 बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश कर चुके थे, और अभी 10 मार्च को 12वीं बार महाराष्ट्र का बजट पेश करने वाले थे। तो क्या वित्त मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी या उनको सुनीता पवार को देगी? कौन से विभाग उनके पास रहेंगे? तो मुझे लगता है अभी सब सारी चीजें बातचीत होंगे, लेकिन ये तय है कि सुनीता पवार मुझे लगता है कि प्रदेश की राजनीति में लौटेगी, क्योंकि पार्थ पवार के साथ कई आरोप थे, उनके पास जमीन का कुछ आरोप लगे थे। तो मुझे लगता है कि पहले अभी सुनीता पवार जाएगी,
और अगर सुनीता पवार को लगता है कि भाई मैं दिल्ली में रहूंगी और बेटे को मुझे आगे बढ़ाना है, तो फिर पार्थ पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे और फिर पार्थ पवार आएंगे। तो क्या पार्थ पवार को भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या उनको वित्त मंत्री बनाएगी? तो मुझे लगता है वित्त मंत्री तो नहीं बनाएगी, लेकिन उप मुख्यमंत्री फिलहाल बनाया जा सकता है। सर, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारियां सामने आई कि सुनेत्रा पवार से लगातार चर्चा हो रही है कि वो जिम्मेदारी जो है वो डिप्टी सीएम की जो है वो संभालें। अगर हम संभावनाओं की बात करते हैं चेहरों के तौर पर, वर्तमान में एनसीपी के अंदर सबसे ज्यादा सुटेबल फिर क्या लगता है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एनसीपी इस पद को जो है वो सरेंडर कर देगी, ये स्थिति तो नहीं है। लेकिन क्या सुनेत्रा पवार सबसे ज्यादा सुटेबल इस जो है सिचुएशन में नजर आती हैं? क्योंकि उनके दोनों बेटे, चाहे पार्थ की बात कर लें या फिर छोटे उनके बेटे का जिक्र कर लें, वो क्योंकि राजनीति में उतने सक्रिय और नजर नहीं आते। एक बार उनके बड़े बेटे पार्थ ने जरूर चुनाव लड़ा है, लेकिन वो सक्रियता अभी तक नहीं जो है वो नजर आई है। या फिर जो सेकंड लाइनअप है, या चाहे इसमें प्रफुल्ल पटेल की बात करिए, चाहे छगन भुजबल की बात करिए, तटकरे, सुनील तटकरे की बात करिए, या उन नामों पर भी चर्चा हो सकती है, फिर वो संभावनाएं जो है वो बचती हैं। देखिए सुमित, परिवारवाद की जो पार्टियां होती है उसमें परिवार के बाहर बड़ा पद देना लगभग असंभव होता है, मतलब पार्टी देती नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि सुनीता पवार ये कभी नहीं चाहेगी कि भाई प्रफुल्ल पटेल उप मुख्यमंत्री बन जाए, वो पार्टी का बड़ा चेहरा बन जाए, या छगन भुजबल तो वैसे भी नहीं बन सकते क्योंकि उनकी एज 77 के करीब हो गई, तो छगन भुजबल तो लाइन में नहीं है। सुनील तटकरे की बेटी ऑलरेडी मंत्री है कैबिनेट देवेंद्र फडणवीस की सरकार में, अदिति तटकरे। तो ऐसे में सुनील तटकरे को नहीं बनाया जाएगा। सुनील तटकरे वैसे भी अभी सांसद है और दिल्ली में है, मतलब सांसद है वो। तो मुझे लगता है कि परिवार में ही बंटवारा होगा। अब ये बंटवारा कैसे होता है, ये मुझे लगता है चर्चा चल रही होगी। वित्त मंत्रालय को लेकर क्या देवेंद्र फडणवीस वित्त मंत्रालय देंगे या भारतीय जनता पार्टी वित्त मंत्रालय एकदम किसी नए व्यक्ति को देगी? कि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, ऐसे में क्या सुनीता पवार, जो अजित पवार वित्त के इतने लंबा उनका अनुभव रहा था, तो सुनीता पवार क्या उसके साथ न्याय कर पाएगी? तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उप मुख्यमंत्री बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुनीता पवार को बना सकती, वो एक महिला भी आ जाएगी प्रदेश की राजनीति में उप मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों पुरुष है, तो एक महिला उप मुख्यमंत्री हो जाएगी। तो ये एक संभावना हो सकती है। लेकिन विभागों को लेकर मुझे लगता है कि अभी चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय शायद नहीं दिया जा सकता है, देवेंद्र फडणवीस अपने पास रख सकते हैं। तो कौन सा विभाग दिया जा सकता है? क्या पार्थ पवार को अभी तुरंत कैबिनेट मंत्री बनाकर सक्रिय किया जाएगा प्रदेश की राजनीति में? तो मुझे लगता है परिवार के अंदर भी इस संदर्भ में चर्चा हो रही होगी। और सुनीता पवार ये भी सोच रही होगी कि क्या शरद पवार, सुप्रिया सुनीत को लाकर कोई राजनीतिक गठबंधन किया जाए कि दिल्ली और प्रदेश की राजनीति में कोई स्टेब्लिशमेंट आए। क्योंकि अब सबसे बड़ी चुनौती इनके पास यह है कि 41 विधायक, देखिए अजित पवार के कार्ड सारे विधायक जुड़े हुए थे और अजित पवार के कार्ड जीते थे। शरद पवार 85 एज के हो चुके हैं, उनके पास अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए बहुत समय नहीं है। सुप्रिया सुले भी इतनी राजनीतिक परिपक्व नहीं है कि वो प्रदेश और देश की राजनीति को संभाल सके राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से। और सुनीता पवार नहीं चाहेगी कि जिनसे लड़कर मेरे पति ने पार्टी ली थी वो वापस मेरी पार्टी में आए और वो पार्टी को डोमिनेट करे। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न होगा। तो मुझे लगता है कि सुनीता पवार की ज्यादा संभावना है कि वो पार्टी की अध्यक्ष भी फिलहाल बनेगी और मंत्री भी वो बनेगी महाराष्ट्र के अंदर। अब वो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या वो वित्त मंत्री छोड़ती है उसके बदले उन्हें 2 या 3 एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो बड़े मंत्रालय मिलते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। सारे समीकरण पर मुझे लगता है चर्चा फिलहाल होगी। फिलहाल ये है कि अभी एनसीपी जो अजित पवार की पार्टी थी उसका अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या वो सुनीता पवार बनती है या फिर वो पार्थ पवार बनते? ये भी हो सकता है कि पार्थ पवार को अध्यक्ष बना दिया जाए और सुनीता पवार अभी सरकार में शामिल हो जाए उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो तमाम समीकरण जिस पर भी चर्चा हो रही होगी। अभी कल ही अजित पवार का अंतिम संस्कार हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा 48 घंटे लगेंगे परिवार को अभी इस मतलब दुख से उबरने में और बैठकर इस पर चर्चा करने में। तो मैं इस बात को समझता हूं कि मुझे लगता है कि रविवार को शायद बैठक होगी परिवार की, परसों बारामती में, और तब सारे चीजों का समाधान पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर और सुनीता पवार और दोनों बेटे पार्थ और अजय पवार बैठकर इसका समस्या का समाधान निकालेंगे। ज्यादा जो आसान प्रक्रिया इसमें क्या सर ये लगती है कि सुनेत्रा पवार को एक सिंबॉलिक तौर पर जो पद है वो दे दिया जाए? भले ही मंत्रालय को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है, बीजेपी जैसा आपने कहा कि ये नहीं चाहेगी कि एक नए व्यक्ति को इतना बड़ा मंत्रालय जो है वो दे दिया जाए, लेकिन जाहिर है अजित पवार का जो वैक्यूम है उसे उस चेहरे से भरा जाए जो सबसे ज्यादा मजबूत इस वक्त दिखता हो, जिसमें सुनेत्रा पवार जो है अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत दिखती है। तो एक सिंबॉलिक तौर पर वो सामने आ जाए, उनका चेहरा जो है वो सामने आ जाए, इसकी संभावना दिखती है ज्यादा।
निश्चित रूप से एक सिंबल भी और एक सेंटिमेंट भी है भाई। अब अजीत पवार गए तो सबसे बड़ा सेंटिमेंट जो है वो सुनीता पवार के साथ रहेगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस के सारे विधायक चाहेंगे कि भाई सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बने। तो मुझे लगता है कि परिवार से ही बनेंगे उप मुख्यमंत्री, या तो सुनीता पवार बनेगी या पार्थ पवार को लेकर आएगा परिवार से। सुनील तटकरे की मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली की राजनीति करते रहे, प्रदेश की राजनीति में कभी वो सक्रिय नहीं रहे। प्रफुल्ल पटेल के नाम पर छगन भुजबल तैयार नहीं होंगे, सुनील तटकरे तैयार नहीं होंगे, जो उनके कॉम्पिटिटर है वो कोई भी उनके नाम पर सहमत नहीं होगा। तो आपसी खींचतान करने से बेहतर होगा कि सब सुनीता पवार के नाम पर फिलहाल सहमति जताएंगे और सरकार का हिस्सा सुनीता पवार बनेगी, एनसीपी बनी रहेगी। आने वाले समय में बस ये है कि 3 साल बाद क्या पार्टी एकजुट बनी रहती है या पार्टी टूटती है। कोई एकनाथ शिंदे के साथ जाता है, कोई कांग्रेस के साथ चला जाता है, कोई बीजेपी के साथ चला जाता है। सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कितनी एकजुट रह पाती है। फिलहाल मुझे लगता है कि सारे सेंटीमेंट और अभी जो इमोशनल सपोर्ट सुनीता पवार को रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि इस समय वो सुनीता को न बनाकर या पार्थ को न बनाकर किसी तरह का एक महाराष्ट्र की राजनीति में अपने लिए एक एंटी सेंटीमेंट उत्पन्न करे, क्योंकि मराठा राजनीति के एक बड़े नेता अजित पवार रहे। पश्चिम महाराष्ट्र से 70 विधानसभा सीटें आती है, 10 से ज्यादा लोकसभा सीटें आती है। तो भारतीय जनता पार्टी अभी कोई ऐसा संदेश देने की कोशिश नहीं करेगी कि भाई एक बड़े नेता के डेथ होते ही हमने उस पार्टी को पूरा सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी, सहयोग करेगी और सुनीता पवार मुझे लगता है कि सबसे फ्रंट रनर है इस पोस्ट के लिए। जी सर, लेकिन अगर हम फ्यूचरिस्टिक लिहाज से समझें, अगर सुनेत्रा पवार को लेकर आया जाता है पार्टी के अंदर, उन्हें लीड करने के लिए अगर यहां पर दिया जाता है, तो क्या संभावनाएं जो है वो पार्थ पवार में या उनके दूसरे बेटे में ज्यादा नजर नहीं आती हैं अगर फ्यूचरिस्टिक लिहाज से देखा जाए? और ऐसा तो नहीं है कि पार्थ ने जो है ट्राई नहीं किया, भले ही वो चुनाव में उस तरीके की जीत हासिल नहीं कर पाए। एनसीपी के लिहाज से जो उनका फ्यूचर है एनसीपी का, वो किसमें ज्यादा दिखता है? देखिए, मुझे लगता है कि जय जो पवार है सबसे छोटे बेटे, वो तो राजनीति में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं, व्यवसाय करते हैं तो वो व्यवसाय में ही रहेंगे। पार्थ पवार जरूर राजनीति में सक्रिय रहते। शिरूर से वो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद वो प्रदेश की राजनीति में कोई बहुत सक्रिय नहीं रहे, वो भी अपने व्यवसाय में ज्यादा रहे। अभी लैंड डील को लेकर कंट्रोवर्सी उनके साथ जुड़ी थी, तो ऐसा भी नहीं था कि वो भले ही सरकार में नहीं थे, लेकिन वो संगठन देख रहे थे, विधायकों की बैठक लेते थे या संगठन की बैठक करते थे। वो बारामती तक ही सीमित थे अपने व्यवसाय और बारामती के अजित पवार की कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने तक। तो कोई महाराष्ट्र और पश्चिम महाराष्ट्र की या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कोई बड़ा संगठन का काम वो देखते रहे, वैसा फिलहाल नजर नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में उनको देने से पार्टी के विधायक भी बचेंगे। विधायक भी कहेंगे कि अभी सुनीता पवार राज्यसभा सांसद है, अजित पवार की वाइफ है, तो उन्हें अभी जिम्मेदारी दी जाए। फिर 4 साल तक पार्थ पवार संगठन भी देके सुनीता पवार उनको तैयार करे, उसके बाद वो राजनीति में आए। तो मुझे लगता है ये पूरा पारिवारिक मामला है कि क्या होता है, क्या सुनीता पवार खुद बनती है या बेटे को ही आगे करती है, पार्थ को जिम्मेदारी देने के लिए कहती है, या सुनीता पवार अभी आती है और 4 साल बाद जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव होंगे तब पार्थ पवार आते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी आए, 4 साल बाद पार्टी के विधायकों का बचे रहना बहुत मुश्किल होगा। मुझे लगता है पार्टी में एक बड़ी टूट होगी 3 से 4 साल के भीतर, और विधायक और सांसद अपने अपने हिसाब से राजनीतिक क्षेत्र में जिस पार्टी का ज्यादा वर्चस्व होगा वहां जाने की कोशिश करेंगे। सर, क्योंकि ये भी बात हुई, उसका आपने भी जिक्र किया कि ये मर्जर हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसे लेकर भी क्योंकि कई तरीके की जो खबरें हैं वो हवा में तैर रही हैं। इसके बीच में कितना प्रतिशत या कितने चांसेस इस मर्जर के नजर आते हैं? क्योंकि दावे ये भी हो रहे हैं कि अजीत पवार जो हैं वो खुद उस मर्जर पर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन तथ्यों में कितना दावा, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हमने अभी हाल ही में जो निकाय चुनाव हुए उसके अंदर भी देखा कि एक जो कोशिश थी पास आने की वो कहीं ना कहीं दिख रही थी। कहा था कि जो सॉफ्ट कॉर्नर है परिवार के बीच में वो दिख रहा है और एक बड़ा फैसला जो है वो अजीत पवार ले सकते हैं। इन संभावनाओं के बीच में एनसीपी, एसपी और एनसीपी के बीच में ये मर्जर हो जाए, इसकी कितनी संभावनाएं नजर आती हैं? और अगर ये मर्जर होता है तो फिर उसके जो है वो कंडीशंस क्या होंगे? देखिए, मुझे लगता है मर्जर आने वाले समय में हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अब दोनों पार्टियों के पास कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। देखिए, अजित पवार और शरद पवार ने अभी पुणे नगर निगम चुनाव, पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव, बाकी जगह मिलकर चुनाव लड़ा और बुरी तरीके से वो चुनाव हारे थे। तो उन्हें भी लग रहा था, अजित पवार को भी, कि भाई मिलकर भी अगर हम हार रहे तो भविष्य की राजनीति अगर अलग अलग करेंगे तो क्या होगा। और अभी भी वैसे भी एनसीपी का जो सिंबल है और नाम है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वो भी अभी तय नहीं है वो अजित पवार के पास रहेगा या नहीं। तो ऐसे में मुझे लगता है शरद पवार को भी लग रहा होगा कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनका बुरा प्रदर्शन रहा था, नगर निगम में बुरा प्रदर्शन रहा,
शरद पवार के पास अब बहुत समय नहीं, उम्र के हिसाब से 85 साल के हो चुके हैं राजनीतिक रूप से, तो उनको भी लग रहा हो कि उनकी बेटी का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो। तो मुझे लग रहा है कि अब दोनों के लिए एक राजनीतिक मजबूरी होगी। अब अजित पवार भी नहीं है, तो सुनीता पवार भी चाहेगी कि परिवार एक हो, तो क्या एक होंगे, और एक होंगे तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे, कौन प्रदेश की राजनीति करेगा, कौन केंद्र की राजनीति करेगा, किसको क्या पद मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अभी जिस विवाद के कारण परिवार का बंटवारा और एनसीपी का बंटवारा हुआ था, वह फिलहाल बना हुआ, उस पर किस तरीके से शरद पवार आगे लीड लेते हैं, क्या शरद पवार परिवार और उस पार्टी के एक संरक्षक मार्गदर्शक बनकर आते हैं और परिवार को और घर को पार्टी को संभालते ही, देखने वाली बात होगी। और अभी इतनी ज्यादा दूरियां आ चुकी थी कि सुनीता पवार और सुप्रिया सुले आपस में बारामती में एक दूसरे के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे। अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने अपने भतीजे को उतार दिया था, जो अजित पवार के भतीजे, उनको चुनाव लड़वा दिया था। तो ये तमाम चीजें हैं जो परिवार में मतभेद उत्पन्न हो गए थे। अब इस बड़ी ट्रेजेडी के बाद क्या परिवार उन सबको भुलाकर एक होता है? लेकिन राजनीति अपनी जगह है, तो राजनीति का कैसे ये आपस में सॉल्यूशन निकालते हैं, देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है आने वाले समय में इस बात की संभावना है कि विलय हो सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कौन किस पद पर रहेगा, और जो आपसी अविश्वास अभी तक बहुत गहरे तक दोनों परिवारों में घर कर गया है, जो इतनी ज्यादा दूरी परिवारों में हो गई थी राजनीतिक, वो इतनी जल्दी मिट जाएंगी। और अजित पवार वैसे भी जो राजनीति करते थे वो बहुत अपनी राजनीति करते थे, वो राजनीतिक निर्णय अपने परिवार को बहुत शामिल नहीं करते थे। तो उनके मन में क्या था, क्या उन्होंने सुनीता पवार को सब बताया था कि कैसे विलय होगा, किसको क्या जिम्मेदारी दूंगा, या उनके सिर्फ शरद पवार से बातचीत हो रही थी, या उनके शरद पवार के करीबी लोगों से बातचीत हो रही थी? अभी ये सब बातें सामने आने वाली होगी, तो मुझे लगता है इसमें समय लगेगा, विलय इतने जल्दी नहीं होगा। फिलहाल सुनीता पवार की कोशिश होगी कि भाई महाराष्ट्र की राजनीति में जो अजित पवार ने जो स्थान हासिल किया था वो पार्टी का बना रहे, पार्टी टूटे नहीं, पार्टी बिखरे नहीं, और सरकार में भी दखल बना रहे। तो सुनीता पवार पहले पार्टी में सरकार में शामिल होगी, या पार्थ पवार सरकार में शामिल होंगे, उसके बाद संगठन पर में विचार होगा कि क्या शरद पवार के साथ जाना है या नहीं जाना है, वो सेकंड प्रोसेस होगी। पहले प्राथमिकता इनकी सरकार में शामिल होने की होगी। सर, क्योंकि जब ये अगर विलय की ओर अगर आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि दो बड़े चेहरे नजर आते हैं एनसीपी एसपी की, अगर हम बात करते हैं तो खुद शरद पवार एक बड़े चेहरा हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि एक उम्र उनकी हो चुकी है, तो बहुत ज्यादा सक्रियता उनकी नहीं बची है। दूसरा चेहरा जो बड़ा नजर आता है वो खुद सुप्रिया सुले का नजर आता है। तो क्या सुनेत्रा पवार इसके लिए तैयार होंगी कि पार्टी के अंदर सबसे बड़ा चेहरा जो है वो सुप्रिया सुले बन जाएं? और दूसरी स्थिति ये कि अगर सुप्रिया सुले जिम्मेदारी संभालती हैं तो फिर जो वर्तमान में महायुति का गठबंधन है और उसमें एनसीपी की जो स्थिति है वो फिर उस तरीके से बरकरार रह पाएगी या नहीं रह पाएगी? शरद पवार पीडीएफ के जरिए पूर्व में भले ही इसकी जो कोशिश है वो कर चुके हैं, एक बार बीजेपी जनता पार्टी के साथ उनकी करबियत रह चुकी है, हालांकि एनसीपी जब से बनी है उसके बाद ऐसा कभी संभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी गुंजाइश शरद पवार के नेतृत्व में नजर आती है। लेकिन अगर उनकी सक्रियता इसमें कम रहती है और बड़ा चेहरा सुप्रिया सुले हो, तो फिर उसकी कितनी गुंजाइश महायुति के बीच में बचती है? देखिए, मुझे लगता है कि अब अगर विलय भी होगा तो ये बात तय है कि एनसीपी अब एनडीए के साथ ही रहेगी, महाराष्ट्र के अंदर सत्ता शेयर करेगी और केंद्र में भी सत्ता शेयर करेगी। लेकिन अब उसका फार्मूला क्या होगा? क्या सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बन जाएगी, सुनीता पवार महाराष्ट्र के अंदर उप मुख्यमंत्री बन जाएगी? क्या सुप्रिया सुले प्रदेश की राजनीति में लौटेगी और सुप्रिया सुले केंद्र में मंत्री बनेगी? राजनीति का समीकरण कैसा होगा, सत्ता में बंटवारा कैसा होगा सुप्रिया सुले और सुनीता पवार के बीच में? तो मुझे लग रहा है कि अभी भी जो अविश्वास उनके बीच बैठा हुआ है कि भाई हमारे साथ आकर के हमें ज्यादा डोमिनेट न करे, पार्टी के अंदर फिर तोड़फोड़ शुरू न हो। सुनीता पवार को डर रहेगा कि सुप्रिया सुले आ गई, 5 बार की सांसद है, शरद पवार की बेटी है, तो फिर ऐसा ना हो कि विधायक उनके पास चले जाए और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाए। तो मुझे लगता है कि अविश्वास बहुत है, तो ये सब चीजों पर चर्चा होगी। अब अजित पवार जब नहीं है और सुनीता पवार राजनीतिक रूप से इतनी मैच्योर भी नहीं है, क्योंकि वो कभी राजनीति में रही नहीं है, जब वो लोकसभा चुनाव हार गई सुप्रिया सुले से, तो फिर जिद में अजित पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजा था, तो अभी राज्यसभा आए हुए भी उन्हें 6-7 महीने हुए हैं, तो वो राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं है, बेटे भी इतने राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें अंदर एक डर जरूर होगा इस बात का, शरद पवार और सुप्रिया सुले राजनीतिक रूप से इतने सीनियर हो चुके, तो कहीं वो पार्टी को हाईजेक न कर ले विलय करके और हमें ही फिर हंसी पे धकेल दे। तो ये सारी चीजें होंगी। इसमें सुनीता पवार सुनील तटकरे की कितनी बात सुनती है, प्रफुल्ल पटेल क्या सलाह देते हैं, बेटे क्या सलाह देते हैं, परिवार के लोग और क्या सलाह देते हैं, मुझे लगता है सब चीजें होंगी। और सुनीता पवार बिना देवेंद्र फडणवीस के सहमति के कोई फैसला नहीं लेगी। अब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है महाराष्ट्र में, तो इसी स्थिति में कोई भी विलय होगा या कोई भी समीकरण बनेगा तो उसमें
भारतीय जनता पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर केंद्र में मंत्री बनना है तो भारतीय जनता पार्टी सहमति देगी, तभी विलय होगा, तभी जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी सहमति देगी वो केंद्र में मंत्री बनेगा। तो अगर विलय होकर केंद्र की सत्ता में अगर हिस्सा चाहिए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति लगेगी। प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है कि बिना अजित पवार की सरकार के भी वो सरकार चलाने की स्थिति में है। तो आप देवेंद्र को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र क्या चाहते हैं ये भी सुनीता पवार को देखना होगा। तो तमाम समीकरण अभी बाकी है, तमाम बैठकें होंगी, तमाम लोगों से सलाह ली जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि फैसला होगा कि क्या डिसीजन महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर वो लोग करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल मेरा एक एनसीपी के भविष्य को लेकर है कि एनसीपी का भविष्य आखिर इन सिचुएशंस में क्या नजर आता है, और दूसरी तरफ मुश्किल क्या है सबसे ज्यादा, पार्टी का अध्यक्ष चुनना या प्रदेश का मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम चुनना? क्या मुश्किल है इस वक्त एनसीपी के लिए? देखिए, मुझे लगता है फिलहाल एनसीपी की कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि जो पार्टी का अध्यक्ष होगा वही उप मुख्यमंत्री बन जाएगा। सुनीता पवार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि सुनीता पवार उप मुख्यमंत्री बने। पार्टी के विधायक भी चाहेंगे कि सुनीता पवार बन जाए, क्योंकि कोई किसी दूसरे विधायक को उप मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहेगा, क्योंकि आपस में सबकी प्रतिस्पर्धा है। तो मुझे लग रहा है सुनीता पवार को यह दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तो अब शुरू होगी उसके बाद कि सुनीता पवार कैसा परफॉर्म करती है, संगठन को कैसे लेकर चलती है, क्या वो अजित पवार जैसे पार्टी को संभाल पाती है, इसकी संभावना कम है। मुझे लग रहा है कि 3 साल तक कोई विधायक टूटने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि कोई उपचुनाव में जाना नहीं चाहेगा। लेकिन अब 4 साल से ज्यादा का समय नहीं बचा चुनाव के लिए। 3.5 साल बाद तो लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी में बड़ी टूट होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। उसके लिए कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। अगले लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बड़ी टूट होगी। अपने अपने संसदीय क्षेत्र और अपने विधायकी क्षेत्र के हिसाब से विधायक तय करेंगे कि वहां उनको किसके पक्ष में जाना है। क्या भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनका भविष्य ज्यादा सुरक्षित है, वहां से टिकट मिलता है, या फिर वो सुप्रिया सुले के साथ जाकर ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, या वो एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे के साथ जाकर ज्यादा सुरक्षित अपनी राजनीति को बचा के रख पाते हैं। तो जिस विधायक का जहां पर राजनीतिक समीकरण उस जमीन पर उसके क्षेत्र में जैसा होगा वो वैसा निर्णय लेगा। पार्टी की टूटता है ये निश्चित है। यानी कि चुनौतियां अभी नहीं है, चुनौतियां आने वाले वक्त में यहां पर सुनेत्रा पवार के लिए, एनसीपी का जो नेतृत्व संभालेंगे उनके लिए आने वाले वक्त में होगी कि पार्टी को आखिर कैसे एकजुट यहां पर रखा जाए। फैसला विलय का होता है या फिर नहीं होता है, ये भविष्य के गर्भ में है। शरद पवार और पवार फैमिली का क्या रोल होगा, ये तमाम चीजें निर्भर करेंगी कि एनसीपी का भविष्य महाराष्ट्र की राजनीति में आखिर क्या कुछ होगा। लेकिन चुनौतियां आनी बाकी हैं और उनसे क्या अजीत पवार की तरह जो पवार फैमिली के जो बाकी कैंडिडेट होंगे, सुनेत्रा पवार अब जो होंगी, क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा उन्हीं का इस वक्त नजर आता है, क्या वो निपट पाती हैं? ये वो चुनौतियां हैं जिनसे निपटना महाराष्ट्र में और केंद्र में जो भूमिका इस वक्त अजीत पवार की पार्टी रही, एनसीपी की रही हैं, उनसे सुनेत्रा पवार आखिर किस तरीके से निपटेंगी। बहुत शुक्रिया समीर चौगावकर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए इस पूरे एनालिसिस। धन्यवाद सुमित भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और आप भी बने रहिए अमर उजाला के साथ। बहुत धन्यवाद।